आजकल कई सारे लोगों में आप ये देखते हैं कि विटामिन डी की कमी रहती है। तो बेसिकली विटामिन डी तो मिलता है धूप से। तो सुबह सुबह की जो धूप होती है 9 बजे से पहले या कहें 8 बजे से पहले, उसमें आप अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो वैसे ही नेचुरली आपका विटामिन डी अपने शरीर में जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो उसके बावजूद अगर विटामिन डी कम होता ही है तो सप्लीमेंट लेने में कोई हर्ज नहीं है। अप टू सर्टन एक्सटेंट उसको लेना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए। विटामिन डी वापस नॉर्मल हुआ हो तो बंद कर देना चाहिए उसको, उसका भी एक्सेस कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रिवेंटिव कंडीशन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका इन्वेस्टिगेशन करें, मतलब आफ्टर 55 या फिर आफ्टर 60 आपको हर साल 2 साल में 3 साल में आपको घुटने का एक्सरे कराना ज़रूरी है और देखना चाहिए कि आपके घुटने बराबर हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि अब तक तो सब कुछ अप टू इवन 70 अब तक तो कुछ भी दर्द नहीं है, मैं चल फिर अच्छे से रह रहा हूँ, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अचानक से फिर घुटना दर्द शुरू हो जाता है। फिर सब उनको लगता है कि मुझे तो अब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं था, अचानक ये कैसे हो सकता है, मेरा वेट भी ज़्यादा नहीं है। ये हो सकता है क्योंकि एज के अनुसार मसल्स वीक होते हैं। एक सिंपल सी बात है, दो जो हड्डियां हैं एक दूसरे के पास आते हैं तो वो क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पकड़ने वाले जो लिगामेंट्स और मसल्स हैं जब वो वीक हो जाते हैं तभी वो पास में आ सकते हैं, वरना वो नहीं आ सकते। तो इसमें बहुत बड़ा रोल है, ट्रीट करने वाली बात है मसल्स को, लिगामेंट्स को, उनको ताकत देना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो, तेल लगाना हो ताकि फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहे, अपना अंदर का लुब्रिकेशन अच्छा रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर बार हम लोग कैल्शियम करते रहे तो वो चीज़ होने वाली है नहीं। क्या आपने कभी मतलब देखा है कि किसी का घुटना दर्द हो रहा है या फिर जॉइंट पेन हो रहा है और उसने 3 महीने कैल्शियम खा लिया तो हमेशा के लिए उसका घुटने का दर्द बंद हो गया? बहुत रेयर केसेस में होता है। कैल्शियम का एक रोल है, उसको हड्डियों को पोषण देना या फिर नरिशमेंट देना एक रोल है, वही कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो हर बार आपके दिमाग में बोन एंड जॉइंट का अगर कुछ है तो सिर्फ कैल्शियम नहीं रहना चाहिए, उसके अलावा भी बाकी कुछ चीज़ें होती हैं, वो भी करना बहुत ज़रूरी होते हैं। अब जब ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर संधिगतवात हो ही गया है, हड्डियों में घिसाव पैदा हो गया है, आपने एक्सरे में कंफर्म कर लिया है, आपके डॉक्टर ने बताया, तब क्या करना चाहिए, ये बड़ी बात होती है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 अप टू सर्टेन एक्सटेंट ग्रेड 3 तक हम लोग आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से उसको ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। और ऐसे कई सारे रिसर्च हुए हैं, वो भी इस बात को पुष्टि कर सकते हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पंचकर्म चिकित्सा। उसमें शरीर की शुद्धि पहले होनी चाहिए, क्योंकि शरीर की शुद्धि जब हो जाती है, गट आपका क्लींजिंग हो जाता है, शरीर के मसल्स में से, बोन्स में से, जॉइंट में से जो भी टॉक्सिन जमा है वो जब शरीर से बाहर निकल जाते हैं, तब हम जब कोई भी आहार लेते हैं, औषधि लेते हैं, तब वो वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में आसानी हो जाती है। वहाँ पे कोई बीच में रोड़ा नहीं रहता है, कोई उसमें ब्लॉक नहीं रहता है। तो एक तो औषधि, अगले औषधि के एब्सॉर्प्शन के लिए, इफेक्टिविटी के लिए पंचकर्म करना तो ज़रूरी है। दूसरी बात, शरीर की वैसे भी शुद्धि के लिए, क्लींजिंग के लिए वो ज़रूरी है। तो आपके जो नए सेल्स बनेंगे, बोन सेल्स है या फिर शरीर के खून के सेल्स है, सभी सेल्स नए सिरे से बनेंगे और उसमें एक अलग सा एनर्जी रहेगा। सो इसके लिए पंचकर्म करना सबसे ज़रूरी है। पंचकर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो 3 बातें हैं। कुछ लोगों में वमन करना पड़ता है, लेकिन सब में करना ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन विरेचन और बस्ती, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पंचकर्म हो जाते हैं, स्पेशली घुटने के दर्द के लिए। और फिर उसके साथ जो कोई लोकल ट्रीटमेंट होता है जो घुटने पे डायरेक्टली काम करता है, जैसे पत्रपोटली स्वेद है, जानु बस्ती है, पीड़ीचिल जैसा ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ें उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, वहाँ पे लुब्रिकेशन देने के लिए अलग अलग रोल पैदा करती है। कुछ चीज़ें मसल रिलैक्सेंट का काम करती है, कुछ चीज़ें स्टिफनेस कम कर देती हैं, कुछ चीज़ें वहाँ पे लुब्रिकेशन बढ़ाती है, ऑयल का कंटेंट बढ़ाती है। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम पोटली स्वेद करते हैं, मतलब जैसे पत्तों की पोटली होती है वैसे राइस की पोटली होती है, धान्य की पोटली होती है, उन मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तब
एक तो स्ट्रेंथनिंग हो जाता है, नरिशमेंट जाता है बाहर से भी, और जब हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो अंदरूनी क्लींजिंग हो जाता है। उसके बाद फिर एक फेज़ आता है, वो है मेडिसिन्स का। फिर हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, उसमें मसल्स को नरिश करने वाली कौन सी मेडिसिन है, लुब्रिकेशन बढ़ाने वाली कौन सी है, हड्डियों के कार्टिलेज को अगर रीजनरेट करना है तो क्या करना चाहिए, ऐसे अलग अलग कैटेगरी वाइज उसके मेडिसिन होते हैं। अब हड्डियों के कार्टिलेज जो होते हैं उसको रीजनरेट करना इतना आसान नहीं है, मतलब वो अप टू सर्टेन एक्सटेंट हो सकता है, उसके आगे जाके वो होना इतना आसान नहीं है। ये आयुर्वेद की खासियत है कि आयुर्वेद यहाँ तक काम कर सकता है कि वात को वहाँ से कम करे, फिर अगर थोड़ा सा पित्त है तो इन्फ्लेमेशन बढ़ा है उसी कंडीशन में तो उसको भी एक लेवल पे लाए और बाद में उसको मेंटेन करें। तो ये अगर हम चीज़ें वात, पित्त और कफ को जॉइंट में अगर बैलेंस कर देते हैं तो उसको आराम से हम मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आगे जाके वो वापस घुटना दर्द ना हो और आपका घुटने का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। उसके बाद मेडिसिन के बाद आता है रोल आहार का और आपके पथ्य का, मतलब आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उसमें जनरली हम लोग एक चार्ट बनाते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए कैटेगरी वाइज, मतलब लेंटिल्स कौन से खाने हैं, सीरियल्स कौन से खाने हैं, वेजिटेबल कौन से खाने हैं, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, अनाज कौन सा खाना है, ये सब एक कैटेगरी किया जाता है। ताकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट केयर करना चाहिए आपको वात का, किसी भी तरह से आपका वात की वृद्धि नहीं होनी चाहिए, वात नहीं बढ़ना चाहिए और डिजनरेशन वापस नहीं बढ़ना चाहिए। इन चीज़ों को अगर हम करते हैं तो मुश्किल नहीं होती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है योगा थेरेपी। अब तक हमने जो बात की वो है प्रिवेंशन के लिए योगा करो या फिर फिटनेस के लिए जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस है वो करो, वो बात अलग है। लेकिन जब ये चीज़ पैदा हो गई है और वहाँ पे डिजेनरेशन हो गया, तब उसको रिवर्स करने के लिए, वहाँ पे मसल स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कौन सी योगा करने चाहिए, ये जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि कौन से योगासन आपको करने नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी योगा तो कोई भी कर लिया तो सब जगह काम करता है, ऐसा है नहीं। उल्टा कभी कभी उससे आपका दर्द बढ़ सकता है। तो एक्सपर्ट से आप अगर जान के उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आगे जाके मैं ये कहता हूँ कि आपकी औषधियाँ बंद हो सकती हैं और आप पूरी तरह से सिर्फ आहार और पंचकर्म, वो भी साल में एक आध बार, और बाद में आपका योगासन, इतने दो के ऊपर आपका पूरा घुटने का दर्द पूरा मैनेज हो सकता है। सो मेरा ये अनुरोध है सबसे कि पहले 2 स्टेजेस में कम से कम ग्रेड 1 और ग्रेड 2 आर्थराइटिस में सभी को आयुर्वेद को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करके आपको चूज़ करना चाहिए। पहले आपको आयुर्वेद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर उसके बावजूद समझो किसी को उसका फ़ायदा नहीं होता है, तब तो एलोपैथी मेडिसिन ले या फिर कोई और भी आपको करना है तो वो करने के लिए कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, जब मैं आयुर्वेद की ट्रीटमेंट कहता हूँ तो नॉट ओनली आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, अलाइड जो बाकी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये सारी चीज़ें हैं, इनमें करने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें बहुत ज़्यादा हद तक जहाँ तक हमारा अनुभव है, बहुत सारे लोग आराम से ट्रीट हो जाते हैं और उनको आगे जाके वो तकलीफ़ें नहीं होती हैं और उनको नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी भी नहीं करानी पड़ती है। धन्यवाद।